अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की, जिनको अमेरिका में कदम रखते ही सुबकी का सामना करना पड़ा है। 75 अमरीकी मेंबरान कांग्रेस और ऐवान नुमाइंदगान ने भारत में जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी का मामला है वो सदर जो बाइडन के सामने उठा दिया। अरकान ने सदर जो बाइडन को लिखे अपने खत में भारत के अंदर बढ़ती हुई सियासी घुटन, मजहबी अदम बर्दाश्त, सहाफ़ियों को निशाना बनाने, आज़ादी इजहार और इंटरनेट की बंदिश जैसे मसाइल उठाए हैं। अरकान कांग्रेस ने ये डिमांड की है कि भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात में सदर बाइडन इन मामलात पर भी बात करें। भारत के साथ दोस्ती मुश्तरका अक़दार पर उस्तवार होनी चाहिए। अमरीकी सदर को लिखे गए इस खत पर 18 सेनेटर्स और 57 ऐवान नुमाइंदगान ने दस्तखत किए हैं। नाज़रीन, अमरीकी सदर की जानिब से नरेंद्र मोदी के एजाज़ में व्हाइट हाउस में इशाइया मुनक्किद किए जाने पर इन अरकान का मौक़िफ़ है कि सदर जो बाइडन को मोदी सरकार के मातहत भारत में होने वाली इंसानी हुकूक की जो संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं और अक़लियतों के खिलाफ जो बढ़ती हुई मजहबी इंतहा पसंदी है उस पर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए हैं। अमरीकी रुकने कांग्रेस राशिदा ने भी अपनी एक ट्वीट में यहाँ तक लिख दिया कि मोदी को अमरीकी दारुल खिलाफे का प्लेटफॉर्म पेश करना इंतहाई शर्मनाक है, इसलिए वो ऐवान के मुश्तरका इजलास से बॉयकॉट करेंगी। नाज़रीन, चीन के मामले पर भारत और अमरीका में तशवीश एक जैसी है। माहिरीन के नज़दीक अमरीका भारत को खित्ते में मजबूत करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज फराहम करेगा। दोनों ममालिक के माबैन सरमायाकारी के नए मुआहदों की भी तवक्को की जा रही है। अमरीका चीन के तनाजुर में भारत को क्यों मजबूत बनाना चाहता है, इसी पर आज हमारे पास एक पैकेज है, एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल, सहाफती तनज़्ज़ुली और बढ़ती इंतहा पसंदी पर अमरीकी कांग्रेस और सेनेट में तशवीश की लहर दौड़ गई। अमरीकी वान नुमाइंदगान ने सदर जो बाइडन पर जोर दिया है कि वो इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात में इंडिया में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाएं। अमरीका को इंसानी हुकूक पर दोस्त और दुश्मन में तफरीक नहीं करनी चाहिए। ये बावर भी कराया कि हम किसी एक मखसूस पार्टी या रहनुमा के हामी नहीं हैं, इसका फैसला इंडियन अवाम ही करते हैं। ताहम हम कुछ उसूलों की हिमायत करते हैं जो अमरीका की खारजा पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा होना चाहिए। बरतानवी खबर से इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हुकूमती जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के 75 अरकान पार्लिमान ने अमरीकी सदर के नाम एक खत लिखा है जिसमें इंडिया में मजहबी अदम बर्दाश्त, मालूमात तक रसाई, इंटरनेट की बंदिश और सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स को निशाना बनाए जाने पर तशवीश का इजहार किया गया है। खत में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की 2022 की कंट्री रिपोर्ट बराए इंसानी हुकूक का जिक्र भी शामिल किया गया। इस खत पर 18 सेनेटर्स और 57 ऐवान नुमाइंदगान ने दस्तखत किए हैं। अमरीकी अरकान पार्लिमान के मुताबिक आज़ाद और बावसूख जराये से सामने आने वाली रिपोर्ट से वाज़ेह है कि इंडिया में सियासी कुव्वतों के लिए गुंजाइश कम हो रही है, मजहबी अदम बर्दाश्त बढ़ रही है, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटियों के नुमाइंदों को निशाना बनाया जा रहा है और आज़ादी सहाफ़त और इंटरनेट तक रसाई पर पाबंदियों में इजाफा हो रहा है। गांधी का भारत मोदी की इंतहा पसंद हिंदुस्तान में तब्दील हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2014 में इंडिया के वज़ीर आज़म बनने के बाद से 5 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। ताहम इंडिया में उनकी हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के दौरान इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश के बावजूद ये उनका पहला दौरा है जो मुकम्मल तौर पर सिफारती हैसियत का हामिल है। कांग्रेस रुकन रशीदा ने मोदी के कांग्रेस से खिताब को अमरीकी तारीख के शर्मनाक बाब करार दे दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वो मोदी के खिताब के लिए बुलाए गए ईवान के मुश्तरका इजलास का बाइकाट करेंगी। गुज़िश्ता साल मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री नशर करने पर BBC के दफातर पर भी छापे मारे गए थे। 2020 में भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शदीद हुकूमती दबाव के मद्देनजर भारत में काम बंद कर दिया था। 2014 से मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक भारत 140 से 161वें नंबर पर आ गया है। 2005 में अमरीकी हुकूमत ने मोदी को गुजरात फसादात का जिम्मेदार करार देते हुए अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों और कार्रवाइयों से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। मोदी के नाकिदीन का भी मानना है कि हुक्मरान जमात ने 2014 में इक़्तिदार संभालने के बाद मजहबी तफरीक को हवा दी है। 2019 के शहरियत के कानून, मजहबी तब्दीली के मुखालिफ कानून साजी
और 5 अगस्त 2019 में मुस्लिम अक्सरियती मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने जैसी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को तनकीद का मरकज बनाया। वाशिंगटन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत समझे जाने वाले इंडिया के साथ करीबी ताल्लुकात की उम्मीद रखता है, जिसको वो चीन के खिलाफ अहम इत्तेहादी समझता है, लेकिन इंसानी हुकूक के हामियों का ख्याल है कि ज़मीनी और सियासी हालात के पेश नज़र इंसानी हुकूक का मामला शायद पसे मंजर में चला जाए। इसलिए कई अमरीकी ग्रुप मोदी के दौरे के दौरान एहतजाज का मंसूबा भी बना रहे हैं। रिपोर्ट आपने देखी। मोदी मौजूद हैं अमेरिका में और किस तरह का रिएक्शन आ रहा है वहाँ मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, ये भी हमने इस रिपोर्ट के अंदर आपको बताया। अच्छा, मोदी जहाँ जाते हैं या कोई भी इंडियन जहाँ पर जाता है, वो शाइनिंग इंडिया का बहुत ज़्यादा प्रचार करता हुआ दिखाई देता है, और साथ ही साथ एक और काम उनकी जानिब से किया जाता है कि जो उसके पड़ोसी ममालिक हैं उनको बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही कुछ किया जाता है जब बात होती है साबिका मशरकी पाकिस्तान की। लेकिन नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में 1971 में साबिका मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशन की असल दास्तान क्या थी, इससे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। वहशियाना कार्रवाइयों में भारतीय फौज और मुक्ति बाहिनी का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं रहा है, जिसने उस वक्त जुल्म की इंतहा करके तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन को बुरी तरह से पामाल किया था। भारत हमेशा से ही अपने हमसाया ममालिक के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ रहता है, चाहे वो बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी हो या फिर श्रीलंका में तामिल टाइगर्स के जरिए दहशतगर्दी। कोई भी हमसाया मुल्क भारत की रेशा दवानियों से महफूज नहीं रहा। भारतीय फौज और मुक्ति बाहिनी संगीन वाक़यात में मुलव्वस थी, लेकिन अपने घिनौने किरदार को छुपाने के लिए पाक फौज के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। साबिका मशरकी पाकिस्तान में तैनात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अतहर अली ने खौफनाक हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उस वक्त भारत ने मुक्ति बाहिनी की ज़हनी और अस्करी तरबियत की और उन्हें हथियार भी फराहम किए। उनके ज़रिए मशरकी पाकिस्तान में अमन आमा की सूरत हाल को तहवाला करके रख दिया गया। पाक फौज ने उस वक्त उन अफराद को इसलिए छोड़ा कि ये लोग जिन घरों में छुपे हुए थे वहाँ औरतें थीं, वहाँ बच्चे थे, इसलिए पेशा वाराना अस्करी जिम्मेदारियों का मुजाहरा किया गया। मुसल्लह अफवाज ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे बेगुनाह लोगों की जान चली जाए। नाज़रीन, पाक फौज के हवाले से जो तासुर दिया जाता है वो सरासर गलत है। उस वक्त भारतीय फौज और मुक्ति बाहिनी इन्होंने मुनज़्ज़म अंदाज में पाक फौज के खिलाफ बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई थीं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अतहर अली का इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हुए मज़ीद क्या कहना था, आज आपको ये सारी बातें उन्हीं की ज़ुबानी पहले सुनवाते हैं, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे अब्दुल्ला शाद साहब, उनका तज्ज़िया भी आपसे शेयर करेंगे। मुक्ति बाहिनी जो थे ये किस तरह से अपने अवाम को परसिक्यूट कर रहे थे। हमारी यूनिट उस वक्त पाकिस्तान में थी, रावलपिंडी में, और हमें ऑपरेशनल असाइनमेंट कश्मीर के इलाके में मिली हुई थी, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया और उसके विद इन 1 मंथ हमें ऑर्डर्स मिले थे ईस्ट पाकिस्तान जाने के लिए। देन ईस्ट पाकिस्तान कराची से ढाका लैंड किया समवेयर इन द मिडल ऑफ नवंबर, एंड ऑफ नवंबर। हमें वहाँ गए हुए हार्डली मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन हुए थे आगे। तो उन्होंने रिपोर्ट की आगे कि मैं अनयूजुअल मूवमेंट अपने दोनों तरफ देख रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है सिविल कपड़ों में, और ज़्यादातर मुझे मुक्ति बाहिनीज़ लग रहे हैं। और ये टास्क असाइन जब हम आगे जा रहे थे अपने एरिया में, जब मूव कर रहे थे, तो कुछ ये बांस के बने हुए घर कह लें आप, ये बाड़ियाँ जिनको कहते थे, वो थी जिनमें से औरतों बच्चों की आवाज़ें आ रही थी और कुछ मूवमेंट में थी सिविलियंस की। लेकिन जब हमने फायर गिरवाया या हमें उन्होंने देखा तो काफ़ी सारे लोग दौड़ के उन 1-2 जो वो बाड़ियाँ बनी हुई थी उनके अंदर चले गए थे। तो एनीवे आई इग्नोर्ड इट बिकॉज उसमें औरतें और बच्चे थे, और ये हमें बिल्कुल गवारा नहीं था कि हमारी वजह से कोई भी किसी औरत के बच्चे को या किसी बूढ़े को या पीसफुल सिविलियंस को कोई नुकसान पहुँचे। और हम वापस जब चल पड़े, व्हेन वी वर रिट्रीविंग एंड रिट्रीटिंग टुवर्ड्स द गन पोजीशंस, तो उन्हीं 2 वो जो बाड़ियाँ जिनका मैंने जिक्र किया जिसमें औरतों बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं और जिसमें लोगों ने जाके छुप के पनाह भी ली थी, वहाँ से हम पे फायर आया, ऑटोमेटिक फायर आया, एंड द बुलेट्स वर जस्ट पासिंग ऑल ओवर अराउंड अस। तो आई थॉट फॉर अ मोमेंट
to retaliate and fire back, but then suddenly I realized कि वहाँ से औरतों बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं और इस वजह से I decided कि मैं fire back नहीं करूँगा. This was one decision जिसके मुतालिक मैं आज तक I feel very proud कि किसी मासूम औरत, बच्चे या बूढ़े को मैंने नुकसान नहीं पहुँचाया और न मेरे ट्रुप्स ने नुकसान पहुँचाया. हमारी जो आर्मी है, हमारी आर्म फोर्सेस, इनकी मोटिवेशन मज़हब के नाम पे, हमारी ख़ानदानी वैल्यूज़ के नाम पे और इंसानियत की खिदमत के नाम पे और इंसानियत की इज़्ज़त और उनकी हुर्मत के नाम पे मोटिवेशन होती है. और हमारे ऑफिसर्स और सोल्जर्स सब मोटिवेटेड रहे हैं. ईस्ट पाकिस्तान में भी हमने प्रोटेक्ट किया है अपने अवाम की जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में थे, उनकी वैल्यूज़ को, उनकी इज़्ज़त को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को. इनफैक्ट जो हमने देखा और जो हमने मुशाहिदा किया वो ये था कि इंडियंस ने आके एट्रॉसिटीज़ भी की अलॉन्ग विद मुक्ति बाहिनीज़. और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मुक्ति बाहिनीज़ के डर से, उनके खौफ से ईस्ट पाकिस्तान की पब्लिक भी उनसे खौफज़दा थी और इन्होंने अपने वेपन्स की वजह से और इंडियन फोर्सेस के साथ इनकी जो इल्हाक था उसकी वजह से इन्होंने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ की. इन्होंने लोगों को मारा, इन्होंने लोगों की प्रॉपर्टीज़ लूटी, इन्होंने लोगों की कारें उठाईं, इन्होंने लोगों की औरतें उठाईं और इंडियंस इनके साथ मिले हुए थे और उनको शह दे रहे थे. मैं पर्सनली एक इंसिडेंट कोट करना चाहूँगा कि हमारा कोर्समेट जो पास आउट हुआ और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में 8 बलोच रेजिमेंट में उसकी वहाँ पोस्टिंग हुई. बाद में एज अ मेजर रिटायर हुआ, मेजर अल्ताफ़ हुसैन फ्रॉम 8 बलोच रेजिमेंट. आप उनका अकाउंट ज़रूर हासिल करें. उनके वालिद फ़ौजदार हार्ट कैडेट कॉलेज में हेड क्लर्क थे और मेजर अल्ताफ़ की पूरी फैमिली को मुक्ति बाहिनीज़ ने इंडियन कनाइवेंस के साथ उनको शहीद किया, उनको परसिक्यूट किया, उनके पूरे घरों को तबाह किया. और ये सिर्फ एक फैमिली नहीं थी, ये तो जो कि मैं डायरेक्टली जानता हूँ और इसलिए मैं जो उसने ख़ुद हमें बताया, हमारे साथ इंडियन प्रिजन कैंप में था और पूरी चीज़ बताई तो वाकई उसकी कहानी जो थी वो बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी थी. तो इस वजह से जो ये परसेप्शन बनी हुई है वो बिल्कुल एक गलत परसेप्शन क्रिएट की गई है, चूँकि अपनी एट्रॉसिटीज़ को और अपने जुल्म को छुपाने के लिए इंडियंस ने अलॉन्ग विद मुक्ति बाहिनीज़ एक इस तरह के नैरेटिव्स दिए पब्लिक के लिए भी और लोगों के लिए भी और अपने जो इनके सपोर्टर्स थे उनको भी. एक्चुअली हमारी फ़ौज ने इसके बाद भी और इससे पहले भी यूएन मिशंस में काम किया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है औरतों बच्चों को एक किस्म का आई वुड से मिसयूज़ करने का, प्रॉपर्टीज़ को मिसयूज़ करने का. मैं खुद रहा हूँ, मैं सेरा लियोन में रहा हूँ, 2.5 साल रहा हूँ और उसके बाद यूएन वालों ने, यूएन हेडक्वार्टर ने पर्सनली मुझे मांगा था DPKO को हेड करने के लिए, विच आई रिफ्यूज्ड. तो इट वाज बिकॉज ऑफ आवर परफॉर्मेंस, इट वाज बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ आवर कॉन्डक्ट. हमने उनकी मदद की, हमने चर्चेस को पहले तामीर किया, मंदिरों को पहले तामीर किया और मस्जिदों को बाद में तामीर किया. हमने मेडिकल कैंप्स लगाए, हमने इंसानियत की खिदमत वो द मेन एम ऑफ आवर फोर्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द यूएन मिशंस एंड द सेम स्पिरिट और यही मोटिवेशन जो थी ये ईस्ट पाकिस्तान में भी थी और हर जगह पे. यहाँ पाकिस्तान में भी आप देख लें, सैलाब में, ज़लज़ले में, आपको कभी एक फ़ोर्स अगर गलत रास्ते पे चल रही हो तो हर जगह पे उसके कोई ना कोई दास्तानें मिलती हैं. आपको पूरी दुनिया को कभी कोई ऐसी दास्तान पाकिस्तान आर्मी के मुतालिक नहीं मिली. बिल्कुल जी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अतहर अली की गुफ्तगू आपने सुनी, किस तरह से उन्होंने ये सारा वाक़या जो है ये बयान किया है. इसी वाक़े पर बात कर लेते हैं, जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं इन्हीं चीज़ों पर बात कर लेते हैं. अब्दुल्ला शाद साहब से तज्ज़ियाकार हैं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला. वालेकुम सलाम.
अच्छा अब्दुल्ला, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो तौसीब पसंदाना अज़ाइम हैं भारत के, उसकी वजह से वो हमेशा जो उसके हमसाया ममालिक हैं पाकिस्तान समेत, उनमें दहशतगर्दी को वो फ़रोग देता रहा है। साबिक मशरक़ी पाकिस्तान की बात जिस तरह से अभी हम गुफ्तगू सुनवा रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अतहर अली साहब की, उसमें भी उन्होंने बताया कि जो मुक्ति बाहिनी हैं उनके क़याम में भारत के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ख़ुद जो भारत के नुमाया लीडरान हैं वो भी मुक्ति बाहिनी को भारतीय फ़ौज की पैदावार तस्लीम करते हैं। जैसे अपनी बहुत सारी तकारीर के अंदर मोदी भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं, इसका इतराफ़ कर चुके हैं। लेकिन अभी ये जो सारी बातें सैयद अतहर अली साहब ने बताई हैं, इन पर पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि इन पर आप क्या कहेंगे? जो सारी जिस तरह से चीज़ें क्रिएट की गई थी और जिस तरह से इस एक चीज़ क्रिएट की गई चीज़ को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस तरह से इस्तेमाल किया गया भारत की जानिब से। देखिए, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इस देरीना मौजू पे बात करने का मौका फराहम करने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मुक्ति बाहिनी के ऊपर और वो भारतीय फौज ने किस तरह बनाई थी। इसे बनाने वाले जो इस पूरी फोर्स के गॉडफादर तस्वर किए जाते थे तो वो थे इंडियन आर्मी के मेजर जनरल शाहबेग सिंह। वो एक सरदार थे, सिख थे। उन्होंने मुक्ति बाहिनी को बनाया, खड़ा किया, यहाँ तक कि मुक्ति बाहिनी के तरबीती कैंपों के अंदर उन्हें बेग साहब के कोड नेम से बुलाया जाता था। फिर हम देखते हैं कि जब उन्होंने सिखों के खिलाफ इस्तबदादियत शुरू कर दी तो यही मेजर जनरल शाहबेग सिंह थे जो खालिस्तान तहरीक का हिस्सा बन गए। और जब 6 जून 1984 को संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को उनके साथियों समेत हलाक कर दिया गया तो मेजर जनरल शाहबेग सिंह भी उनमें शामिल थे। और रिपोर्टेडली उनके आखिरी अल्फाज ये थे कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का है कि मैंने भारत के लिए मुक्ति बाहिनी बनाई, उसकी तरबियत की, जिसने साबका मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जुल्म बर्बरियत की बदतरीन दास्तान रकम की। इसके साथ साथ अगर इसकी दीगर मसालों पे बात कर लेते हैं, जैसे कि एक रा के जो साबिक अफसर थे उनका नाम था RK यादव, जिन्होंने 2014 के अंदर मिशन एंड रॉ के नाम से एक बुक भी लिखी थी। उन्होंने अपनी बुक और अपने ट्वीट के अंदर इस चीज़ का इतराफ़ किया कि जो मुक्ति बाहिनी थी वो एक बेबी प्रोजेक्ट था रॉ का और इंडियन आर्मी का। इसके साथ हम बात करते हैं जब 2014 में नरेंद्र मोदी बरसर इक़्तिदार आए तो उसके एक साल बाद उन्होंने दौरा किया ढाका का, जहां पर जून में उन्होंने दौरे के दौरान तकरीर में कहा कि भारतीय फौज वो आर्मी है जिसने साबका मशरक़ी पाकिस्तान की मुबैना आज़ादी के लिए मुक्ति बाहिनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना खून बहाया। और जो बंगाली थे मोदी ने इतराफ़ किया, खुद मोदी अब वाशगाफ अल्फाज में मुतादिद बार इतराफ़ कर चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि 2021 के अंदर जब मोदी ढाका गए थे तो वहां पर एक तकरीब मुनक्किद की गई थी जिसके अंदर तब तो ये मुक्ति बाहिनी के वॉरियर्स तस्वर किए जाते थे ना, अब तो इनमें से जो चंद एक जिंदा थे उनको मुक्ति योद्धा यानी मुक्ति दिलाने वाले वॉरियर्स के नाम से उनके एजाज में एक तकरीब रखी गई थी जिसके अंदर दोबारा मोदी ने इतराफ़ किया कि मुक्ति बाहिनी ने साबका मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर कितना सुनहरा किरदार अदा किया था। इसके साथ साथ बात करते जाएं कि सिर्फ सबका मशरक़ी पाकिस्तान नहीं है, अगर हम देखें तो नेपाल की इक्तसादी नाकाबंदी 2 बार से ज़ायद मरतबा हो चुकी है। मालदीव के साथ उन्होंने अपनी रेशा दवानियाँ जारी रखी और श्रीलंका के अंदर 1983 से लेकर 2009 तक तामिल टाइगर्स के जरिए LTTE बनाकर इतनी जुल्म बर्बरियत की गई, इतने वहाँ पर दगरदू हालात थे कि जब श्रीलंकन आर्मी ने उनका घेरा कर लिया और उनकी सप्लाई कट ऑफ कर दी तो इंडियन आर्मी के जेट्स के जरिए उन इलाकों में तामिल टाइगर्स के लिए जो थी सप्लाई फेंकी गई थी, मदद उनको पहुंचाई गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अब्दुल्ला के सिर्फ साबिका मशरक़ी पाकिस्तान ही नहीं है बल्कि भारत तमाम पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ शरंगेजियों का मुर्तकब रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि खुद भारत के अंदर जो अक़लियतें मौजूद हैं उनके ऊपर भी मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि बहुत सारी इंसानी हुकूक का राग अलापने वाली जो इदारे हैं, इंसानी हुकूक के लिए जो काम करते हैं और ख़ास तौर पर जो आलमी बरादरी है जिनमें बड़े बड़े ममालिक शामिल हैं, वो इस जानिब कोई तवज्जो देते दिखाई नहीं देते हैं। एक तो उस पर जो भारत इस खत्ते के अंदर कर रहा है, जो उसके इर्द गिर्द ममालिक हैं पड़ोसी उनके साथ कर रहा है, जो वो मकबूजा कश्मीर के अंदर कर रहा है, और फिर जो अपने मुल्क के अंदर वो कर रहा है जिसे वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देता है, सो कॉल्ड सबसे बड़ी जमहूरियत जिसको वो मनवाना चाहता है लोगों से। तो ये बताइएगा कि आलमी बरादरी इस पर खामोश क्यों है? वजूहात क्या हैं? क्या सिर्फ वजूहात ये हैं कि मफादात बहुत ज़्यादा जुड़े हैं कारोबारी माशी? देखें, सबसे पहले तो भारत के अंदर अक़लियतों की इतनी दगरदूं सूरत हाल हो चुकी है। एक तरफ
पंजाब के अंदर सिखों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मणिपुर में फसादात जारी हैं, मुसलमानों के खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा हाँ है, जी। बुद्धिस्ट जो हैं उन्हें जबरन मजहब की तब्दीली का सामना है। इसके साथ साथ जो इवन उनके अपने धर्म के अंडर आते हैं दलित, उनके खिलाफ इज्तमाही तौर पर ऐसी कैंपेन चलाई जा रही है कि उनका कतई ताल्लुक उनसे कर दिया जाए मुआशरे के अंदर। इसके साथ साथ आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। इंसानी हकूक का सबसे ज्यादा राग कौन अलापता है? अमेरिका की जानब से अलापा जाता है, लेकिन उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उसने अपने वक्ती और सतही मफादात को इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से ज्यादा ऊपर रखा हुआ है। इसके साथ आपने जिस तरह बताया कि 75 जो ऐवान नुमाइंदगान थे उन्होंने खत लिखकर इसका मुतालबा किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो मोदी हैं वो दौरे हाजिर के हिटलर हैं। ये वाले व्हाइट हाउस के आसपास और न्यूयॉर्क शहर के अंदर मुतादिद जगहों पर नजर आ रहे हैं। और ये जो पोस्टर्स उठा के लोग खड़े हुए हैं वो कोई आम लोग नहीं है, बल्कि यही इसी तरह की सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े लोग हैं। क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, अभी कुछ टाइम पहले ह्यूमन राइट्स वॉच ने दोबारा उस पर तशवीश जाहिर की है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी जिसने कहा है कि 70% मुसलमानों की जो मुआशी हालत थी वो मोदी के बरसरे इक़्तिदार रहने के अरसे के अंदर इंतहाई दगरदू हो चुकी है। और इसी वजह से 80% से ज़ायद जो मुसलमान हैं वो शदीद जज्बात रखते हैं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ। इसके साथ अगर आप इसको देखें कि वो अपने हिंदुत्व एजेंडे को कैसे आलमी मंजरनामे पे लेके जा रहे हैं। पिछले दिनों मैं इसी जानिब आना चाह रही थी कि जो हिंदुत्व नज़रिया है उसको तो फैलाया जा रहा है, जो शाइनिंग इंडिया एक वो लोगों में तासुर एक देना चाह रहे हैं, जो भारत का एक झूठा और चेहरा जो है वो लोगों को दिखाया जा रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा काम तो हो ही रहा है। लेकिन बहुत सारी जो फेक न्यूज़ है उसको फैलाने के लिए, जैसे अभी हमने रिपोर्ट किया था अब से कुछ अर्सा पहले कि EU डिसइंफो लैब जैसी आलमी तंजीमें जो हैं वो भारत में फ़ेक न्यूज़ के रुझान और जो मनगढ़ंत प्रोपोगंडा है उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। ये लैब्स पकड़ी भी जाती हैं, लेकिन हम देखते ये हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसियां जो हैं वो मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, हक़ाइक़ को मस्क करती हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से आज हमने ये एक कहानी, इनफैक्ट मैं इसको कहानी नहीं इसको हकीकत कहूँगी, जो बयान किया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अतर अली साहब ने, इस तरह की जो हकीकतें हैं वो हमें भी अपने लोगों पर अयां करने की ज़रूरत है। ठीक है, आलमी बरादरी कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है भारत के ख़िलाफ़, लेकिन हम अपने लोगों को एटलीस्ट ये बताएं और अपने इर्द गिर्द मौजूद जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, ख़ास तौर पर जो अगर हम बांग्लादेश की भी बात करते हैं तो हमें वहाँ के लोगों को भी बताना चाहिए ना कि जी जो आपके जहनों में बोया जा रहा है पाकिस्तानियों के हवाले से, पाक फ़ौज के हवाले से, वो गलत है। फिर हम अपने बच्चों को किस तरह से बताएं? ये सारी चीज़ जो सैयद अतर अली ने आज बताई है, हमें भी तो इसको आगे फैलाना चाहिए। अगर वो फेक न्यूज़ का सहारा ले सकते हैं तो हमें तो ये जो असल स्टोरी है ये रखनी चाहिए ना अपने लोगों के आगे। देखें, इंडियन मीडिया और खुफिया एजेंसियां इस हवाले से बहुत ज़्यादा सरगर्म है और साथ वो उन्होंने बांग्लादेश के अंदर भी अपनी कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छी रखी हुई है। अभी खबर आई थी कि जो बांग्लादेश का मुकाबले का इम्तिहान है उसके अंदर 1971 की सो कॉल्ड लिबरेशन वार के ऊपर 100 नंबर का एक लाजमी पर्चा और मजमून डाल दिया गया है और दीगर नसाब के अंदर भी तब्दीलियां करें। आपने डिसइंफो लैब का तज़किरा किया है, इसकी मैं आपको चंद मिसालें देता चलूं। अभी डिसइंफो लैब ने एक और रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है बैड सोर्सेस, और इसके अंदर किसको कोट किया गया है? इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी ANI को, जिसका वो हर वक्त ढिंडोरा पीटते रहते हैं। उसके अंदर कहा गया है कि पहले खुद फर्जी वेबसाइट्स बना के, जैसे EP टुडे हो गई, EU क्रॉनिकल्स हो गई, उसके ऊपर पोस्ट्स लगाई जाती हैं। इस महज एक साल के अरसे के अंदर 5000 से ज़ायद फेक आर्टिकल्स लगाए गए। तकरीबन 19 कॉन्फ्रेंसेस ऐसी का हवाला दिया गया जो कभी हुई नहीं थी, बस उनके बारे में खुद से लिख के जो उनका दिल किया उन्होंने कर दिया। और यूरोपीय पार्लियामेंट के और जो मगरबी बरादरी है उसके बड़े लीडरान से मंसूब करके ऐसे ऐसे बयानात चलाए जाते हैं कि और उनका हकीकत में कोई तसव्वुर ही नहीं होता। इनफैक्ट कि जिस आदमी का नाम लिया जा रहा होता है वही वजूद नहीं रखता। और फिर इसकी एक हायरार्की बना ली जाती है। तमाम इंडियन जो मीडिया हाउसेस हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन चली जाती है कि आपने इसको चलाना है। ऐसी हायरार्की बना ली जाती है कि उसके ऊपर जो कंजम्पशन है सार्फिन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसकी हम एक मिसाल देखते हैं, जैसे कि आपने कहा है कि हमारे यहाँ पे भी जो लोग हैं वो बदकिस्मती से उस मनगढ़ंत बयानिए पर यकीन कर लेते हैं और उसके बारे में खोजने की भी वो जो एक हल्का है
जहमत नहीं करता कि हकीकतन ये बात, ये जो उन्हें फीड किया जा रहा है, ये कहाँ से किया जा रहा है और इसके कोई ख़ास मकासद तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमारी तरफ से भरपूर काउंटर किया जाता है। और इसके एक और रिपोर्ट हमने जो आश्कार की थी कि जो राह के अंदर बलोचिस्तान डेस्क का इंचार्ज है कर्नल अशोक, वो मनीष राय उनका एक सहाफ़ी है, उसके साथ पूरी तरह राब्ते के अंदर रहता है और उन्हें बता रहा होता है कि अभी आपने क्या करना है, किस तरह के सहाफ़ियों की बात करनी है और बलूचिस्तान के अंदर जो वो शरपसंदी को फ़रोग़ दे रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने उसकी कैसी रिपोर्टिंग करनी है, ये जो सो कॉल्ड तंजीमें इनके हवाले से। तो एक हायरार्की है। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गई, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन राइट्स वॉच, अक़वाम मुत्तहिदा, BBC, अल जज़ीरा, सारी आलमी नशरियाती अदारे और इंसानी हकूक़ की तंजीमें राग अलापते रहते हैं कि जी भारत में इंसानी हकूक की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, और अगर वो सुन भी रहे हैं तो वो जाहिर ऐसा कर रहे हैं कि जी उनके कान में तो ये सारी चीज़ें पड़ी नहीं रही हैं, उन्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर वो ये मान लें कि उन्हें ये दिखाई दे रहा है तो फिर तो उस पर कोई एक्शन लेना होगा, और वो लेना नहीं चाहते हैं। वजूहात क्या हैं वो आप बता चुके हैं अब्दुल्ला शाद। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला शाद, आप हमारे साथ मौजूद थे। तज्ज़ियाकार हमें बता रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अतर अली जो हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं कि हमारे जो ख़ास तौर पर जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनको बताया जाए कि असल में मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या था। मशरक़ी पाकिस्तान में वो नहीं हुआ जो भारत दुनिया को बताता है, या जो बहुत सारे किस्से हमें सुनने को मिलते हैं। असल हकीकत क्या है, जिस तरह से सैयद अतर अली बता रहे हैं, उस तरह से मेरे ख्याल में और भी लोगों को आगे आना चाहिए है, एफ़र्ट करनी चाहिए है, हमारे बच्चों को बताना चाहिए है कि असल में वहाँ हुआ क्या था और उसका ज़िम्मेदार कौन था। और जो ज़िम्मेदारान हैं वो तो खुद मान रहे हैं ना, मोदी खुद मान रहे हैं। जैसे कि अब्दुल्ला अभी आपको बता रहे थे, उनके जो रॉ के साबिक चीफ रहे हैं वो खुद मान रहे हैं, उनके बहुत सारे आर्मी चीफ जो रहे हैं साबिक, वो मानते हैं कि जी हमने इनको क्रिएट किया था और हमने वहाँ इनको इस्तेमाल किया था मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल जी, अब्दुल्ला का तज्ज़िया आपने सुना। भारत के बाद अब कुछ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान से दो चार है, ताहम इससे निकलना कैसे है और मुल्की मईशत को पाँव पर कैसे खड़ा करना है, इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इनकलाबी इक़दाम उठाए हैं और सरमायाकारी में सहूलत के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल तश्कील दी गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है और मुख्तलिफ महकमों के वज़रा और चीफ सेक्रेटरीज़ भी इस कमेटी में शामिल होंगे। नाज़रीन, ये जो कदम है इसका मकसद मशरक़ वस्ता के ममालिक से सरमायाकारी पाकिस्तान लाने में जो रुकावटें हायल हैं उन रुकावटों को दूर करना है। ये कमेटी 3 लेवल्स पर बनाई गई है। पहली एपेक्स कमेटी वज़ीर आज़म की सरबराही में काम करेगी, जिसकी मीटिंग हर महीने होगी। दूसरी एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी जिसमें वज़रा और सूबाई हुकूमतें शामिल होंगी, जबकि तीसरी अमल दरामद कमेटी होगी। ये कमेटियाँ सरमायाकारों को कानूनी, इंतज़ामी और कवायद ज़वाबित के हवाले से सहूलियात फराहम करेंगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने इस कमेटी की तश्कील को गैर मुल्की सरमायाकारी की सहूलतकारी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन की तर्ज का बड़ा मंसूबा करार दिया है। नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि मुल्की मईशत की तरक्की के लिए सरमायाकारों को पाकिस्तान की जानिब राग़िब करना है, और इसी मकसद को लेकर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ फ्रांस के दौरे पर हैं, जहां वो न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैकेज समिट में शिरकत करेंगे और सरबरा इजलास में आलमी मालियाती इदारों में इस्लाहात और तरक्की के अहदाफ समेत दीगर जो मामलात हैं उन पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र क्या है, पाकिस्तान की तजावीज़ क्या हैं, वो शेयर करेंगे। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी हमें बहुत सारी शख्सियात सरगर्म दिखाई देती हैं। वज़ीर आज़म तो हैं ही हैं, लेकिन वज़ीर ख़जाना भी इस मामले में बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से इस्लामाबाद में आज मुलाकात की है, जिसमें वज़ीर ख़जाना ने अमरीका के साथ जो इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबे हैं उनमें ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इज़हार किया है। अच्छा नाज़रीन, जब हम गैर मुल्की सरमायाकारी की बात करते हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी को पाकिस्तान में लाने की बात करते हैं, तो अभी ये जो नई हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से अपनाई जा रही है, ये किस कदर कारगर साबित होगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में रशीद साफ़ी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हमारी रिसर्चर्स की टीम ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, एक डिटेल्ड रिपोर्ट है हमारे पास, वो रिपोर्ट आपको दिखाता है।
پاکستان کو معاشی لحاظ سے مضبوط اور خوشحال ملک بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے سرمایہ کاری میں سہولت کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل تشکیل دی ہے۔ اس کونسل کے تحت 3 مختلف کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں، جن میں اولین ایپیکس کمیٹی ہوگی جس کی سربراہی شہباز شریف خود کریں گے، جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خصوصی دعوت پر اس کا حصہ بنایا گیا ہے، اور دوسری ایگزیکٹو کمیٹی جس میں وفاقی وزراء برائے دفاع، آئی ٹی، توانائی کے علاوہ وزرائے مملکت برائے پیٹرولیم اور امور خزانہ کو شامل کیا گیا ہے۔ تیسری سطح پر ایک عمل درآمد کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں پاکستان فوج کے ایک ڈائریکٹر جنرل، وزیر اعظم کے ایک معاون خصوصی اور کونسل کے سیکریٹری جو 21ویں گریڈ کے افسر ہوں گے شامل ہیں۔ دوسری جانب وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وقت پیرس کے دورے پر ہیں، جہاں وہ نیو گلوبل فائنانسنگ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ سربراہ اجلاس میں وزیراعظم عالمی مالیاتی اداروں میں اصلاحات، موسمیاتی فائنانس، گرین انفراسٹرکچر، پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول اور قرضوں سے متعلق حل کے حوالے سے پاکستان کا نقطۂ نظر اور تجاویز پیش کریں گے۔ سربراہ اجلاس کا مقصد بین الاقوامی مالیاتی نظام کی جامع اصلاحات کے لیے درکار اصول، اقدامات کی وضاحت اور زیادہ متوازن و منصفانہ شراکت داری کی راہ ہموار کرنا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف انسانیت کو درپیش عصری چیلنج سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی تنظیم نو کی ضرورت پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ پاکستان کو اس وقت معاشی لحاظ سے بحالی کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ ملک کے معاشی حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ صوبائی اور فیڈرل لیول پر ایک اجتماعی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کیا جا سکے۔ اس عمل کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں آرمی اپنا سپورٹ فراہم کرے گی تاکہ پروجیکٹ میں مستقل اور دیرپا بنیادوں پر گروپس کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس فریم ورک کی مثال ہمیں چین اور دیگر ممالک میں بھی ملتی ہے۔ ادھر وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار سے امریکی سفیر نے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے امریکہ کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کے بارے میں بریف کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس پروگرام کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ جی رپورٹ آپ نے دیکھی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل تشکیل دی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے۔ کس طرح سے یہ کام کر رہی ہوگی، کچھ چیزیں آپ نے اس رپورٹ میں جانی ہیں، لیکن یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے کتنی کارگر ثابت ہوگی یہ ہمیں بتائیں گے۔ جی ہمارے ساتھ رشید صافی صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم صافی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ صافی صاحب بتائیے گا، حالات تو بار بار ہم سن بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، آپ سے اکثر اس پر تجزیہ بھی ہم لے رہے ہوتے ہیں کہ معاشی حالات ہمارے بہت ہی مشکل ہیں اس وقت، کٹھن صورتحال دکھائی دیتی ہے، خاص طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو لے کر جو خبریں آتی رہتی ہیں اس سے کچھ کہیں نہ کہیں نا امیدی بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن اس نا امیدی میں ایک امید کی کرن یہ ہمیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے وہ لگ رہی ہے۔ کس طرح سے یہ کام کر رہی ہوگی، کتنا سود مند ہے اس کا بنایا جانا؟ جی بہت شکریہ آسما، انتہائی اہم اقدام ہے حکومت پاکستان کا پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے، اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی معیشت کی خود انحصاری کے لیے یہ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ جانتی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے تو معاشی فرنٹ پہ اور سیاسی فرنٹ پہ اس حکومت کو بہت سارے چیلنجز درپیش تھے، لیکن ابھی تک اس سے نبردآزما ہو رہی ہے۔ اور آپ نے جس طرح ابتدائیہ میں بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے کئی معاملات اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم بار بار ایک پلان بی کا سنتے چلے آ رہے تھے۔ اور کل میں سن رہا تھا مصدق ملک صاحب کا ایک انٹرویو، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومت نے یہ نیا معاشی پلان دیا ہے یہ حکومت کا پلان بی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ختم کیے یا آئی ایم ایف سے تعلقات توڑ دیے۔ آپ جانتی ہے کہ آج ہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے، اور اس کا موضوع یہی تھا، آئی ایم ایف ہی کے حوالے سے بات چیت، اس میں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے تو اس کے مطابق
تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے. پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت مل کے پاکستان کی معیشت کے لیے سر جوڑ کے بیٹھی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو بار بار میثاقی معیشت کی جو ان کی ایک خواہش تھی اس میں ایک بڑا قدم ہے, یا اگر ہم اس کو میثاقی معیشت کہیں کم از کم اداروں کے بیچ میں کئی سیاسی جماعتیں تو اس بات پہ پہلے بھی متفق تھی, لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت اس طرف نہیں آ رہی تھی, تو حکومت نے ان کا انتظار کیے بغیر معیشت کی بحالی کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. اور بقول حکومت کے کہ اگر یہ پلان مکمل ہوتا ہے جو 2035 تک مڈ ٹرم منصوبہ جات ہے اس میں اور لانگ ٹرم, تو اس میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری جو ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے. اور اور یہ سرمایہ کاری جو ہے یہ کوشش کی جائے گی کہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان سے آ رہی ہو. لیکن کچھ آپ شیئر کر پائیں گے صافی صاحب کہ کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر مشرق وسطیٰ کے ممالک انویسٹ کر رہے ہوں تو ان کے پاس بہت زیادہ چانسز ہیں پنپنے کے, اور اس میں بہت زیادہ پاکستان کو ان کو پیشکش کرنی چاہیے یا ان شعبوں کی طرف ان کو راغب کرنا چاہیے؟ کون سے ایسے شعبے ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیے, اس پورے پلان کا بنیاد ہی پاکستان کے دوست ممالک اور جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں ان پہ ہے. سعودی عرب, چین کے علاوہ سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, بحرین ہے اور قطر. اور اس کے ساتھ ساتھ نو ڈاؤٹ چین ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہر مشکل وقت میں کڑا نظر آتا ہے. تو یہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کی اہمیت اس طریقے سے اس پورے منصوبے میں اجاگر کی گئی ہے کہ ایک مڈل ایسٹ پورا ایک فورم بنایا گیا ہے. کونسل جو آپ نے ابتدا میں عرض کیا, آپ نے فرمایا کہ ایک کونسل بنا ہے, اس کی نیچے جو ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے مڈل ایسٹ فیسیلیٹیشن کونسل ایک الگ سے بنایا گیا ہے. اور فوکسڈ ان کنٹریز پہ ہیں جن ممالک نے مسلمان ممالک نے پاکستان کے ساتھ تو مالی امداد کی یا مالی تعاون کی جو ایک پیشکش کی ہے سرمایہ کاری کی شعبے میں. پاکستان امداد نہیں مانگ رہا ان سے اس دفعہ, ان کو سرمایہ کاری کی ترغیب دی ہے. اور ان ممالک نے جو ہے آنے والے 4-5 سالوں میں 112 ارب ڈالر کی پاکستان سے کمٹمنٹ کی ہے کہ پاکستان کے مختلف شعبے میں یہ سرمایہ کاری کی جائے گی. تو فوکس وہاں پہ ہیں, لیکن کئی شعبے ہیں. زراعت کا شعبہ جو ہمارے معیشت میں جو بالکل نظر انداز ایک شعبہ ہے, اس کو اہمیت دی گئی ہے. آئی ٹی کے شعبے کو دی گئی ہے. آپ کے جو انرجی سیکٹر ہے اس کو شامل کیا گیا ہے, اور سرمایہ کاری کے شعبے کو. اور پہلے بھی اس قسم کے اقدامات ہوتے رہے, لیکن پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار بنانا, اس کے لیے سیکیورٹی چیلنجز اور پھر جو ہماری بیوروکریسی کے سرخ فیتے کے جو مسائل تھے اس کو حل کرنے کے لیے اس دفعہ ایک جو وسیع پیمانے پر جو وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطح کونسل بنایا گیا جس میں وقتاً فوقتاً آرمی چیف کو بھی مدعو کیا جائے گا. اس کے نیچے جو ہے پھر امپلیمنٹیشن کے لیے 2 مختلف مزید کونسل بنائے گئے ہیں. تو اس میں تمام چیف سیکرٹریز, سیکیورٹی فورسز کے اہلکار. اور ایک سوال جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا اور ناظرین کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ معاشی جو ایک سیٹ اپ ہے یا معاشی پلان میں سیکیورٹی فورسز کا کیا براہ راست کام ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بنیادی سوال ہے, اور وہ اس لیے لازمی ہے کہ اگر آپ کے سلامتی اور سیکیورٹی کے مسائل امن و امان کے مسائل ہوں گے تو پھر کون ہے جو کسی بھی ایسے ملک میں جانا چاہے گا جہاں آپ کوئی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں کسی کو دے سکتے ہیں. ظاہر ہے ہر ایک کو یہ ہے کہ اگر وہ سرمایہ کاری وہاں پر کر رہے ہیں تو ان کا سرمایہ بھی محفوظ ہو, اور اگر ان کے کچھ لوگ آتے ہیں تو ان کا جان بھی ان کی محفوظ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس ملک کی اپنی جو صورتحال ہے سیکیورٹی کو لے کر وہ بہت بہترین ہونی چاہیے, تبھی وہاں پر کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے اور کسی بھی شعبے میں وہ آرام سے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز مجھے بتا دیجیے گا, صافی صاحب وزیر اعظم اس وقت فرانس میں موجود ہیں. ظاہر ہے انہوں نے ایک سمٹ جو وہاں پر ہو رہا ہے گلوبل فائنانسنگ پیکج سمٹ, اس میں وہ شرکت کر رہے ہوں گے, اہم ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہوں گی, کچھ سائڈ لائن میٹنگز بھی ان کی ہو رہی ہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ ان سائڈ لائن میٹنگز میں بھی وہ بہت سارے ممالک کے جو سربراہان وہاں پر آ رہے ہوں گے, جو رہنما وہاں پر آ رہے ہوں گے, وہ ان سے بات کریں گے کہ آپ آئیے پاکستان میں سرمایہ کاری کیجیے, پاکستان ایک محفوظ ملک ہے؟
جی، جو وزیر اعظم صاحب پیرس میں اس وقت جو موجود ہوں گے ہاں وہ جی۔ پہنچ چکے ہوں گے شاید، تو یہ آپ جانتی ہیں کہ فرانس کے صدر کی خصوصی دعوت پہ وزیر اعظم صاحب وہاں پہ موجود تشریف ہے، لے گئے، بالکل۔ اور پاکستان جو G77 ممالک ہے اس کا انتہائی اہم ملک ہے، اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو پاکستان کا ایک لیڈنگ رول رہا ہے پریویس 2 COP27 اور جی۔ COP26 میں، تو اس کی تناظر میں پاکستان کو بلایا گیا ہے، اور گلوبل ساؤتھ کا جو ایک جو مسائل ہے اس حوالے سے پاکستان کو ایک لیڈنگ رول اس پورے جو عالمی فورم پہ ایک اپنا موقف بیان کرنے کا ایک موقع ملے گا۔ اور جو آپ نے سائیڈ لائنز کی بات کی، تو اس میں تو نو ڈاؤٹ کہ جو سربراہان مملکت ہے مختلف ممالک سے آئے ہوئے، ان سے وزیر اعظم کی ملاقات تو ضرور ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ IMF کے جو اعلیٰ حکام ہے وہ بھی اس سمٹ میں وہ لوگ مدعو ہے، تو ان سے بھی متوقع طور پہ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور جو پریویس جو ایجپٹ میں COP27 میں پاکستان کے ساتھ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو نقصانات کی کمپنسیشن کے حوالے سے جو وعدے کیے گئے تھے اس کا بھی اعادہ کیا جائے گا۔ یقیناً کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ تو کیا جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا ایک تو اس میں گلوبل وارمنگ میں حصہ نہیں ہے، پھر پاکستان کا نقصان بہت زیادہ ہوا جس کی تلافی اس طرح سے نہیں ہوئی ہے، صافی صاحب اب وجہ فرما رہے ہیں، جس طرح سے پرومس کیا گیا تھا۔ بہرحال بہت شکریہ رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، وقت نکال رہے تھے اور بات کر رہے تھے یہ جو ایک بہت انتہائی اہم قدم پاکستان کی معیشت کو لے کر وزیر اعظم کی جانب سے اٹھایا گیا ہے اس پر، اور ساتھ ہی ساتھ جو دورہ فرانس ہے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا، اس حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔